अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला राजा हुआ होगा जिसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिए थे। कहां अटैक कर दिए? वरना नॉर्थ वाले जल्दी से साउथ पे अटैक नहीं करते, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ आते नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन पूरी अलग हो जाती। बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है, विंध्याचल से नॉर्थ अलग हो जाता है, साउथ अलग हो जाता है। अलाउद्दीन बड़ा साम्राज्यवादी राजा है। अलाउद्दीन का सपना था कि या तो दुनिया जीती थी सिकंदर ने। किसने जीती? या मैं जीतूंगा, मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता हूं। तो उसने उपाधि धारण कर ली थी सेकंड सिकंदर। क्या धारण कर ली? मैं दूसरा सिकंदर हूं। वो तो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने समझाया कि दुनिया बाद में जीतना, भारत तो जीत, भारत ही लंबा चौड़ा पड़ा है, ये हो जाए तब दुनिया में चले जाना यार, ये खत्म नहीं होगा तेरे से इस जीवन में। तो उसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किए। अब जो बंदा साउथ इंडिया पे भी अटैक कर रहा है, तो दिल्ली के नाक के पास में मेवाड़ पड़ा, तो मेवाड़ को तो कैसे छोड़ेगा? तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया। और किसी भी राजा के आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण उसके साम्राज्य का क्या होता है? विस्तार। लिखो, जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज कर रहा था, उन दिनों दिल्ली पर अटैक कर रहे थे मंगोल। कौन कर रहे थे? मंगोलिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां जाते वहां ढंग से तबाही मचाया करते थे, और वो दिल्ली की तरफ अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा हाथाजोड़ी कर रहा था उनके आगे, जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा था। अलाउद्दीन को यह लगता था कि कल को खुदा ना खास्ता मंगोल दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने कहां जाएंगे, इसलिए अपने लिए ऐसा सेफ हाउस देख रहा है। यदि मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो मैं कहीं पर जाकर रह सकूं, वहां पे जाके अपनी रक्षा कर सकूं। और ऐसा दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला था, तो वो कौन सा था? चित्तौड़। कारण, चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, इसलिए जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुसे। किले के अंदर 84 तालाब है। कितने तालाब है? इसलिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है ना। जल्दी से तो पानी भी समाप्त होगा नहीं। किले में खेती होती है, आप कभी जाना चित्तौड़ देखने? किले के अंदर खेती हो रही है, अंदर अपने अनाज भी उगा सकते हैं। रास्ता बहुत कठिन है, तो दुश्मन अंदर भी नहीं आ पाएगा, अपने अंदर जाके बैठ जाएंगे, दुश्मन अंदर आ नहीं पाएगा। खाने पीने की पूरी प्रबंध है, तो अपने पास कौन सा किला होना चाहिए? तो चित्तौड़ का रणनीतिक महत्व है। कैसा महत्व है? लड़ाई, रण, रण का मतलब क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई की दृष्टि से दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला पड़ रहा था, तो किला कौन सा पड़ रहा था? दिल्ली के पास में राजस्थान है, और राजस्थान में किला कौन सा पड़ रहा था? चित्तौड़। अलाउद्दीन चाहता है कि कल को मेरी किसी से लड़ाई हो तो मैं मेरी रक्षा कहां पर बैठ के कर सकता हूं, इसलिए वो कौन से किले पे कब्जा करना चाहता है? देख लो, ये दिल्ली, ये अपना इधर मेवाड़, मेवाड़ के इधर पास में जगह है गुजरात, इधर पास में पड़े मालवा। एक तरफ कौन सा? गुजरात। एक तरफ कौन सा? दोनों बहुत पैसे वाली जगह। गुजरात में बहुत पैसा, मालवा में बहुत पैसा। कारण, गुजरात के पास तो समुद्र का तट लगता है, कोस्टल एरिया है, और जहां कोस्टल एरिया होगा वहां पर व्यापार ज्यादा, और ट्रेड होगा ही कहां से? कोस्टल से। तो कोस्टल एरिया में व्यापार ज्यादा, व्यापार ज्यादा तो पैसे ज्यादा। मालवा में खेती बहुत अच्छी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास वगैरह सारी फसलें बहुत अच्छी सी होती है। मालवा में फसलें ज्यादा होगी, फसलें ज्यादा होगी तो वहां पर टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो दो, जो दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता कि दो जगह कब्जा कर ले, एक तो मालवा, एक कहां पे? लेकिन दिल्ली से मालवा भी बहुत दूर है, दिल्ली से गुजरात भी बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली में बैठ के मालवा और गुजरात को कंट्रोल। इसलिए दिल्ली वाले क्या करते? दिल्ली वाले गुजरात आते, और गुजरात में जो कोई राजा होता है यहाँ पे उसको टैक्स ला रहे। अब वो दिल्ली वाला आके गुजरात बैठ गया, तो गुजरात वाला उसको क्या दे देता है? एक बार टैक्स। और फिर वो दिल्ली वाला कहता मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, अगले साल चुपचाप वापस भेज देना। तो अगले साल गुजरात वाला कहला नहीं दे रहा, जो जी मैन वो कर लेना, क्योंकि गुजरात वाले को पता है कि दिल्ली से गुजरात हर साल आना संभव, बार बार सेना लेके भाई साहब आ जाए, जाए निकल आ जाए, एक बार आगे आगे 20 साल के अंदर कोई, अब बार बार कौन आएगा? इसलिए गुजरात और मालवा वाले जल्दी से दिल्ली को टैक्स देते। अलाउद्दीन दिमाग लगा रहा है कि यदि चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया जाए तो गुजरात पे भी कंट्रोल और मालवा पे भी कंट्रोल। अपने एक बंदे को कहां बिठा दो? चित्तौड़, इधर भी कंट्रोल। दिल्ली से यदि गुजरात जाना है, यदि दिल्ली से मालवा जाना है, तो बीच में मेवाड़ है। बीच में क्या है? इसका मतलब है मेवाड़ ट्रेड रूट पे है। किस पे? ट्रेड रूट पे। कौन से ट्रेड रूट पे? दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात। अलाउद्दीन इस ट्रेड रूट पे, इस व्यापारिक मार्ग पे क्या करना चाहता है? कब्जा। यदि रूट पे कब्जा हो गया तो व्यापार पे भी अपना क्या हो जाएगा? कब्जा। देखो, जाना है तो रास्ते में क्या पड़ेगा? मेवाड़। अब कोई भी राजा या कोई बंदा, मतलब अपने अपने यदि किसी के दूसरे के घर से अंदर से जाएंगे, किसी के दूसरे के खेत के अंदर से जाएंगे, तो अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ गांव की ज्यादातर भाइयों भाइयों की लड़ाइयां यही है कि हमारे खेत के अंदर से नहीं जाने देंगे। गांव के खेती वाले अपने जो भी मुकदमे, चाचा जी से बात, इस बात की लड़ाई है कि हमारे खेत के अंदर से आपको रास्ता देंगे। आप तो जब एसटीएम बन जाओगे तब आपके पास में रेवेन्यू के मामले आएंगे। कौन से मामले? रेवेन्यू, जमीन।
और जमीन वाले मामले आप देखना, सारी लड़ाइयां भाइयों भाइयों की है। इस भाई ने उस भाई पर केस कर रखा है, उस भाई ने उस पर कर रखा है। केस किसका? जमीन का। रास्ते की जमीन नहीं देंगे, ये हमारे बाढ़ इधर सरका आ गए थोड़ी सी, है ना, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया, सारे मुकदमे ऐसे। तो अलाउद्दीन को यदि दिल्ली से गुजरात जाना, रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? समर सिंह। तो समर सिंह से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई समर सिंह, मैं गुजरात जा रहा हूँ, क्या तेरे मेवाड़ के अंदर से होके जा सकता हूँ? समर सिंह ने कहा, नाथी का बाड़ा है क्या कि जिसके जी में आया, यहां से आया और निकल गया? टैक्स लगेगा। अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टोल टैक्स लगता है। उन्होंने कहा टोल टैक्स जमा करा, चला जा। अलाउद्दीन ने कहा भाई स्टाफ, तू राजा मैं राजा, इतना स्टाफ तो चल रहा है। उसने कहा ना ना, इस मामले में कोई स्टाफ नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस है, बिजनेस है हमारा। हम तो इस लोकेशन पर इसीलिए बैठे हैं कि इधर से इधर जाएगा तो भी टैक्स देगा, इधर से इधर जाएगा तो भी क्या देगा? टैक्स। तो अलाउद्दीन बेचारा समर सिंह को टैक्स दे के गया। फिर उसने समर सिंह कहा कि देख लेना, मैं तुम्हारे पर आक्रमण करूंगा। समर सिंह का वो तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स ला। अलाउद्दीन गुजरात गया, गुजरात लूटा उसने, बहुत ढंग से लूटा, खूब सारे पैसे मिले। चुपचाप दिल्ली चला गया। उसने समर सिंह से वापस कोई बातचीत, वो शायद इस बात को भूल भी जाता कि समर सिंह ने उसे टैक्स ले लिया था। पर भाई साहब, आस पड़ोस वाले ऐसी बातों को भूलने कब देते हैं? अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के गए कि मैं हिंदुस्तान का वो राजा हूं जिसे सब डरते हैं, और आगे जो 5-7 मंत्री बैठे रहते वो मुंह के हाथ लगा लगा के हंसते गए, कौन या मारते, देख कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन को किस बात की हंसी आ रही? ना ना, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी? नहीं नहीं, हमारी कोई बात थी, नहीं बतानी पड़े क्या बात थी। तो एक टोल टैक्स होता ना सर, टोल टैक्स। अलाउद्दीन बेचारा परेशान था, तो उसको बदला लेना पड़ा इस वजह से, क्योंकि आसपास वाले जीने, और छोड़ो, वो कभी गली में जा रहा होता तो बच्चे पीछे से आवाज लगा के बात देता, और टोल टैक्स है। देखो देखो अलाउद्दीन, उसके पड़ोस में दूसरा शक्तिशाली हो जाए। अलाउद्दीन को पता है कि आज मेवाड़ वाले मेरे से टैक्स ले रहे हैं, कल को दिल्ली आ जाएंगे। आज तो जब मैं मेवाड़ से जा रहा हूं तब टैक्स मांग रहे हैं, कल दिल्ली आ कहेंगे टैक्स दो। ये शक्तिशाली है, उससे पहले इनको क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए। तो मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, अलाउद्दीन उनको क्या करना चाहता है? दबाना चाहता, कंट्रोल सप्रेस करना चाहता। लिख लो। जब मैं ये कारण लिखवाता हूँ, स्टूडेंट मन ही मन सोचता है सर ओरिजिनल कारण तो नहीं लिखवाया आपने, क्योंकि स्टूडेंट ने बचपन से पढ़ रखा होता है कि अलाउद्दीन ने अटैक क्यों किया था। फिर वो कहते सर मैंने तो मूवी भी देख रखी है और मुझे पता है सर उसने पद्मिनी के लिए किया था। आप बात तो बहका रहे हो इधर उधर की बातें। यदि अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए अटैक करता तो बाकी जगह क्यों की उसने? उसने पूरे भारत पे अटैक किए, बाकी जगह कौन सी पद्मिनियां थी? कारण दूसरे रहते हैं। पर फिर भी एक कारण वो भी रहा होगा, सबसे लास्ट में लिख, इस बार खार खा के आया था अलाउद्दीन का, कुछ ही हो जाए, इस बार अपने किले पे कब्जा करें। होते क्या थे अपने राजस्थान में, जब भी यूं लगता कि सेना बराबर है, कि भाई 10,000 अगले के पास है, 10,000 ही अपने पास है, 10,000 नहीं अपने पास 7-8 हजार भी है, तो भी कहते मैदान में जाके लड़े। तो मैदान की लड़ाइयां होती, आमने सामने की लड़ाइयां होती। पर यह लगता कि अपने पास तो 10,000 और सामने वाला लेके आया 70,000, तो मैदान में जाने का कोई भी मतलब है? तो अपने किले में लड़ेंगे। दो प्रकार की लड़ाइयां थी, या तो मैदान में लड़ेंगे, किस में लड़ेंगे? किले। तो सेना आप बराबर की होती तब तो कहां लड़ते? मैदान। सेना बहुत कम होती, बहुत रेशियो कम होता, तब कहां लड़ते? बाद में किले। किले में लड़ने का मतलब है अपने किले के अंदर बैठे रहेंगे, दुश्मन किले के अंदर घुस नहीं सकता। दुश्मन इतनी दूर से आया, कितने दिन बाहर बैठा रहेगा? 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, चुपचाप लास्ट में चला ही जाएगा। फिर जो बंदा दिल्ली से आया है, वो खाना पीना घोड़ों का दाना कहां से लेके आएगा? उसकी दिक्कत आएगी ना बाद में। तो दिक्कतें कौन सहन करेगा? थोड़े दिन में अपने बोरिया बिस्तर उठा के चला जाएगा, अपने को लड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं, और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बाटे मार मार के मार लेंगे अगले। पर अलाउद्दीन इस बार खार ही खा गया। अलाउद्दीन 8 महीने बैठा था यार। कितने महीने बैठा था? 8 महीने में समस्या ही भी, उनके अंदर का अनाज खत्म हो गया। उनका भी तो स्टॉक खत्म होगा ना 8 महीने के अंदर। बाहर वाला तो फिर भी इधर उधर खेती करके ला सकता है, तुम अंदर इतनी व्यवस्था कहां से करोगे? अंदर इतने भी नहीं है कि इतनी सारी व्यवस्था कर ली जाए। फिर जब भी ऐसे बड़े आक्रमण होते तो जो आसपास की पब्लिक होती उनको किले के अंदर शिफ्ट करते, कि वरना यदि पब्लिक बाहर रहेगी तो बाहर तो बैठा वो पब्लिक को भी मारेगा। तो 30,000 पब्लिक थी लगभग। कितनी पब्लिक थी? वो सारी किले के अंदर है। इतनी पब्लिक एक साथ जब एक जगह आ जाएगी तो खाना पीना खत्म ही होना है। 8 महीने तक चलाया, बाद में इनको फाइनल लगा गया, पार पड़ेगी नहीं। तो अब अपने को लड़ना ही पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो मरो भूख से या मरो लड़ते हुए। फिर लगता है यार भूख से मरे इससे अच्छा तो क्या करें, लड़ते हुए। अच्छा लड़ते हुए मरेंगे तो अपने कितने आदमी है? 10,000। बाहर दुश्मन बैठा है 1,70,000 80,000 बैठा है, ये मतलब पक्का है कि अपने 10,000 तो लड़ते हुए मरेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही। पर अब उनका एक ही उद्देश्य होता
कि अपने तो 10,000 मरेंगे, पर इनके 20,000, 30,000, 40,000 जितने मारे जाए उतने मार के मरे। जितनी अधिक हानि पहुंचा सकते हैं उतनी हानि पहुंचा के मरे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अकेले हो, मैं तो आपकी मेरी बात ही कर लो, अपने अकेले हैं और 5 बंदे आ गए और अपने को पता है पक्के मरेंगे, ये मार के जाएंगे। अपने दिमाग में सबसे पहले आएगा कि 2-3 सल्टा दूं, भले बटके भर भर के मारने पड़े, पर एक आधे को तो मरूं यार मैं, कम से कम मैं तो मरूंगा, मुझे तो दिख ही रहा है, इनका एक आधा तो लेके मरूं कम से कम। पर एक समस्या मध्यकाल में दूसरी आई। पहले अपने जब भी यहाँ लड़ाइयां होती, प्राचीन काल में भी लड़ाइयां होती राजाओं के बीच, एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक किया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यह है कि बाहर जो जो इस राजा ने अटैक किया वो जीत गया। क्या करेगा जीतने के बाद? जीत गया तो वो जो दूसरा वाला हारा उसके साथ क्या क्या हो सकता है? हारा वो या तो मर गया होगा, या हारने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया होगा, यही कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन में यदि उसको गिरफ्तार कर लिया तो भी जो राजा जीतता वो उसको कहता अब तेरी राजधानी पर मैं कब्जा करूंगा, तू यहां से छू मंत्र हो जा, भाग यहां से। और उसके परिवार का परिवार लेके निकल। यदि उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसको छोटी मोटी जागीर दे देते, वरना भी उसको राजधानी से निकाल देते, तू और कहीं जाके रहे, अब ये तेरी राजधानी हमारी है। यदि वो मर गया तो उसके परिवार को कहते भाई निकलो, अब ये राजधानी हमारी है, तुम यहां से जाओ। पर परिवार को हानि नहीं पहुंचाते थे, ये नहीं महिलाओं को और बच्चों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाए ऐसा नहीं होता था, अपवाद छोड़ दिए जाए, बाकी बड़े तौर पर कभी भी ऐसा होता नहीं था। मध्य काल में जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनके साथ समस्या दूसरी थी। वो जब भी कहीं पर कब्जा करते सबसे पहले महिलाओं को उठा के लेके जाते। इसलिए समस्या आई कि यदि 10,000 आदमी बाहर लड़ते हुए मारे गए, कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी मरते थे लड़ाई में, अब मर जाएंगे, मैदान की लड़ाई में मरते हैं, इस लड़ाई में मर जाएंगे, ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। और महिलाओं को साथ में बाद में बड़ा ही बुरा बर्ताव था, ठीक वैसा जैसा आप अभी इजराइल फिलिस्तीन में देख रहे हैं। महिलाओं को सरेआम उठा के ले गए, कपड़े फाड़ दिए उनके, नंगा करके घुमाया जा रहा है, जैसा आप मणिपुर में देख रहे हैं। कुछ वैसा वैसा वो लोग उन दिनों कर रहे थे। ये लगा कि यार ये तो बहुत गलत तरीका है। पर एक महिला को ये लगता कि भाई मेरे को मेरे परिवार के मरने के बाद मेरे को उठा के ले जाएंगे, सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो सोचती इससे अच्छा मरी जाऊं। तो यहाँ पर अपने एक तरीका आया, उन लड़ाइयों को बोला करते साका। क्या बोलते? जब भी ऐसी लड़ाइयां होती, जब लगता कि किले में पार नहीं पड़ेगी, बाहर जाके लड़ना पड़ेगा उन लड़ाइयों, क्या बोलते? अब उन 10,000 आदमियों को पता है कि अपने बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, महिलाएं बचेगी तो ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। उनके जाने से पहले ही महिलाएं खुद अग्नि में जल जाया करती, उसको बोलते जौहर। क्या बोलते? पता ही है ये सब तो मरेंगे, ये मरेंगे तो बाद में आके ये कब्जा करेंगे अपने पर। इससे अच्छा है, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, जीवन जिसमें आपके पास ऑनर तो रहे, लाइफ ऑनर के साथ होनी चाहिए, प्राइड के साथ होनी चाहिए। उन्हें लगा यार बाद में कोई अपने को इस प्रकार के हालत में रखे, इससे पहले इससे अच्छा मृत्यु बहुत अच्छी है, इससे अच्छे तो वो महिलाएं जोहर कर लिया करती। फिर सारे पुरुष जो होते वो केसरिया कपड़े पहन के जाते। कैसे कपड़े पहन के? केसरिया कपड़े पहन के जाते बाहर लड़ने के लिए, और बाहर दुश्मन से लड़ते। इसको क्या बोला करते? केसरिया। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते? क्या बोलते? साका। तो साके में क्या क्या दो चीजें होती? जौहर और केसर। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गया अलग से लिखो। 1600 अन्य महिलाओं के साथ क्वीन पद्मिनी along with 1600 अदर वीमन, रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी along with 1600 गौरव और बादल, देख लो रतन सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह,